न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में स्टडी करनी है हमको। क्लास 9 आईसीएसई चैप्टर नंबर 3। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने के पहले छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, और जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो डिटेल स्टडी के लिए हम वो पुरानी वीडियोज को देखेंगे और उनसे पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ पे हम उसको समराइज कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहला टर्म आता है फोर्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बल। बल और फोर्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। बल और फोर्स क्या है? बल एक बाह्य कारक है। फोर्स इज अ एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस या टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और शेप, साइज और स्ट्रक्चर। बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, वो चाहे स्थिति गति की हो, चाहे वो स्थिति स्थिर रहने की हो, या किसी वस्तु की आकार या आयतन में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, उसको हम बल कहते हैं। फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और शेप, साइज और स्ट्रक्चर ऑफ एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे कि ये यदि अर्थ का सरफेस है, यहां पे कोई भी बॉल रखी हुई है, और इस बॉल क्या है? बॉल स्थिर है। स्थिर का मतलब किसमें है? बॉल हमारी रेस्ट की पोजीशन में है, और इस बॉल को यदि हमें रेस्ट की पोजीशन से हटाना है, व्हाट इज टू बी डन हियर टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट? क्या करना पड़ेगा? हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। यानी कि कोई बॉल यदि अर्थ पे पड़ी हुई है और हम चाह रहे हैं कि वो लुढ़कने लगे, तो एक फोर्स अप्लाई होने करेगा। हम हिट करेंगे उसको, या तो पैर से करें या किसी दूसरे भी तरीके से। वी कैन अप्लाई द फोर्स टू दैट ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इट कैन बी इन मोशन। क्लियर? उसी तरीके से बॉल जब चल रही है तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रोकने के लिए अगेन हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो बॉल रुकेगी। यानी कि दूसरा एग्जांपल है कि यदि कोई रबर की गेंद है, जब उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो वो थोड़ी सी उसकी हल्की सी चपटी टाइप की हो जाती है। यानी कि फोर्स न केवल स्थिति में परिवर्तन करता है, बल्कि ये किसी ऑब्जेक्ट के आकार में भी परिवर्तन करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन और शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतना काफी था, क्योंकि डिटेल स्टडी आप दूसरी क्लास में। अब सवाल ये है कि फोर्स, मैंने एक बार यहां से लिख लीजिए, क्या कर सकता है? चेंज करेगा किसमें? रेस्ट के पोजीशन को करेगा, या मोशन के पोजीशन को करेगा, या किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। ये चीजें फोर्स कर सकता है। क्लियर? भले एक्सटर्नल कॉज। अब सवाल ये है कि फोर्स होते कितने तरह के हैं? तो फोर्स होते बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। फोर्स यानी कि बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं। पहला बल होता है
कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपका हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स और ये हो जाएगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? कांटेक्ट में होना। अक्सर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई गाड़ी बनाने वाला कांटेक्ट में है आपके, मतलब कोई गाड़ी बनाने आपके संपर्क में, मतलब कोई गाड़ी बनाने वाला आपके जानने में। तो कांटेक्ट का मतलब यहां पे होता है यदि एक दो चीजें एक दूसरे को टच करती हैं। क्या करती हैं? टच करती हैं, टच में होना। अब वहां पे जो हम बात करते हैं टच में होना का मतलब दूर दूर है। हम जानते हैं किसी गाड़ी बनाने वाले को, हम जानते हैं किसी गाड़ी की सर्विसिंग करने वाले को, लेकिन मतलब बात तो ही आप ये कहें कि कोई कांटेक्ट में है, या आप ये कहें कि कोई आपके टच में है क्या जो ये काम करता हो। तो यहां पे हम बात यदि कर रहे हैं तो कांटेक्ट का मतलब होगा टच में होना। और टच की हिंदी क्या होती है? स्पर्श करना। यानी कि यदि दो ऑब्जेक्ट हुए, क्या हो गए? दो ऑब्जेक्ट हुआ। एक ऑब्जेक्ट वो हुआ जिसपे कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट वो हुआ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट में मान लीजिए किसी को आपको एक चाटा मारना है, तो एक आदमी है जो चाटा खा रहा है और एक आदमी है जो चाटा मार रहा है। आपने मान लीजिए कोई आदमी सीधा सड़क खड़ा है, अच्छा खासा फोन पे बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आपको उसको गिराना है। पीछे वो खड़ा है, पीछे से गया अपने पैर पे लंगड़ी मार दिया तो वो गिर गया। तो एक आदमी वो हुआ जिसको लंगड़ी मारी, और एक आदमी हुए आप जिसने लंगड़ी मारी। मतलब जिसको और जिसने, दो चीजें हुई। तो उसी तरीके से फोर्स की यदि बात करें तो एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पे फोर्स लगता है, क्या बोलेंगे? जिस पे। और एक होता है जिसने फोर्स लगाया। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? जिस पे फोर्स लगा और दूसरा जिसने फोर्स लगाया। यानी कि यदि इस मार्कर का कैप बंद है, ऐसे है मार्कर, अब हमें इसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखना चालू नहीं करेंगे, लिखेगा नहीं। तो हमें क्या करना है? इसके कैप को रिमूव करना है। कैप को क्या करना है? रिमूव करना है। तो इस कैप को रिमूव करने के लिए हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ये है जिस पे फोर्स लग रहा है, और एक ये है जिसने फोर्स लगाया। दो चीजें, जिस पे फोर्स लगाया और जिसने फोर्स लगाया। जैसे आटा गूंथा जाता है घर में, तो एक तो आटा हो गया जिसको गूंथ रहे हैं, यानी कि जिस पे फोर्स लग रहा है, और एक जो फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? जो आटा गूंथ रहा है। थर्ड एग्जांपल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक तो बॉल हो गई, जिस पे फोर्स लगाएंगे, जब बॉल पे बैट्समैन हिट करेगा तो बॉल पे फोर्स लगा। तो एक तो जिस पे फोर्स लगा, और दूसरा बॉल को बैट से अपने हिट किया तो जिसने फोर्स लगाया। तो हर कॉन्सेप्ट में ये दो चीजें घूम के आ रही हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पे फोर्स अप्लाई होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है जो फोर्स अप्लाई करता है। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो एक तो चिड़िया होती है, चिड़िया को आप बैडमिंटन से, रॉकेट से हिट करते हैं। तो एक तो चिड़िया है जिस पे फोर्स लग रहा है, और एक आपका रॉकेट है जो फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स की इन दोनों की डेफिनेशन में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे कि हमने बता दिया, मान लीजिए यहाँ पे बॉल है, तो इस बॉल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये आप अपने पैर से यदि इसको किक करते हैं, हिट करते हैं, तो पैर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जिस पे फोर्स लगाया और जिसने फोर्स लगाया, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों फोर्स की डेफिनेशन निकल के आएगी। पहला डेफिनेशन है कांटेक्ट फोर्स, यानी कि जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लगा रहा है,
यदि दोनों एक दूसरे के एक्चुअल कांटेक्ट में हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट का मतलब नीचे क्या लिखा हमने, टच, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट, कौन से दोनों ऑब्जेक्ट, जो फोर्स लगा रहा है और जिसपे फोर्स लग रहा है, यदि ये दोनों एक दूसरे के एक्चुअल कांटेक्ट में हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, उस केस के फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर? नेक्स्ट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका उल्टा मतलब यदि फोर्स लगाने वाला और जिसपे फोर्स लग रहा है दोनों एक दूसरे को कहीं से टच नहीं कर रहे हैं, the two object or the two bodies which are not in actual contact with each other, both are not touching each other, both are apart from each other, दोनों एक दूसरे के दूर हैं, और यदि दूर हैं और उस केस में फोर्स लग रहा है, then the force is said to be non contact force। कैसे, क्या ये पॉसिबल है कि आप बिना किसी को छुए उसको थप्पड़ मार दें? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। क्या बॉल रखी आप चाह रहे बिना पैर से या किसी डंडे से या किसी ईंट से छुए बॉल उड़ने लगे? इज इट पॉसिबल? आई थिंक नो। तो कौन से फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और आपस में फोर्स लगा लेते हैं? अब देखिए, ऐसे तो फोर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे फोर्सेस हैं। एट्रैक्शन एक फोर्स है जो डेली लाइफ में आप लोग महसूस करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्लासरूम में कोई बैठा है पीछे की तरफ, आप बैठे हो आगे की तरफ, ध्यान आपका होना चाहिए पढ़ने में, आप देख रहे हो पीछे की तरफ, तो यहां तो दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है, डायगोनल रिलेशनशिप है। एक क्लास में यहां लड़का बैठा है, क्लास में लड़की यहां बैठी है, कोई बीच में तो बहुत सारे लड़के हैं, कोई टच नहीं है, लेकिन ये यहां फोर्स लग रहा है, यानी कि ये कांटेक्ट फोर्स नहीं हुआ, लेकिन ये आपकी इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर है ना? फोर्स लग जाता है, फोन पे फोर्स लग जाता है, यहां पे फोर्स की यदि हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम सीधा सा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में लेते हैं ना, मैग्नेट, चुंबक बोलते हैं जिसको। बचपन में हम चुंबक लेके कहीं से मिल जाता था तो आपस में लड़ाते रहते थे। तो चुंबक में क्या होता है, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव। तो यदि यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसका भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। यदि दोनों मैग्नेट को हम पास पास लाते हैं, इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि यदि ये नॉर्थ और ये नॉर्थ पोल है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, तो दूसरे क्या करेंगे, धक्का देंगे। अब देखिएगा, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के टच में हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप इनको पास पास लाते हैं तो पास पास नहीं आएगा, ये एक दूसरे को धक्का देगा। जब इनको पास पास लाएंगे क्या करेगा, दूसरे को धक्का दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। उसी तरीके से उल्टा कर दिए, ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये किसी मैग्नेट का साउथ पोल है, ये दूर दूर है, फिर भी जैसे कि हाथ थोड़ा सा दूर भी रहेगा क्या करेगा, दोनों चिपक जाएंगे। ये दोनों दूर दूर रहेंगे, जैसे लेंगे चिपक जाएंगे, यानी कि दूर दूर होते हुए भी दो मैग्नेट की जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, दूर धक्का देते हैं। और दो मैग्नेट के जो डिफरेंट पोल होते हैं, जो अलग अलग पोल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैग्नेट की अलग अलग पोल को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे जो एग्जांपल है, दो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन मैग्नेट के दोनों पोल आपस में कांटेक्ट में नहीं है, मैग्नेट के दोनों पोल आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर? उसी तरीके से आप एग्जांपल ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का। यदि बिजली का है और बिजली के तार को थोड़ा सा दूर से भी टच करोगे तो चिपक जाओगे,
यानी कि जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल उसको एकदम पकड़ लीजिए, तभी दूर से ही करंट लगता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जो फोर्स हुआ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी एक एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल हुआ आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स का। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जिससे इस अर्थ का एग्जिस्टेंस है, जिससे इस अर्थ का एग्जिस्टेंस है। ये एग्जिस्टेंस क्या है? यहां पे ये मार्कर है, क्लियर। और मार्कर को जैसे हम छोड़ते हैं ये कहां गिरता है? कहां गिरता है? नीचे की तरफ गिरता है। नीचे की तरफ क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अर्थ क्या करती है? अर्थ अट्रैक्ट्स दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ अट्रैक्ट्स दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। क्यों खींचती है? ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों खींचती है? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के कारण अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन फिर से सवाल ये है कि क्या ये मार्कर अर्थ को टच कर रहा है? क्या ये मार्कर अर्थ को टच कर रहा है? आंसर है नहीं। आंसर क्या है? नहीं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, क्या इस मार्कर पे अर्थ की फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ क्या इस मार्कर पे लग रहा है? आपका आंसर होगा हाँ लग रहा है, तभी तो छोड़ने के बाद ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स में जिस ऑब्जेक्ट पे यानी कि इस मार्कर पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स यानी कि अर्थ फोर्स लगा रही है, ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। और यदि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये किस चीज का एग्जांपल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या क्या हो गया आपका? सबसे पहला हमने बताया मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हमने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा हमने बताया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा? फ्रिक्शन में क्या होता है? जब भी ये मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी पर आपने बॉल ले लिया और बॉल को ऐसे ऐसे लुढ़का दिया, तो इस बॉल की इस सरफेस को जो इस वुडन ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, जो कि हर बार बदलेगा, और इसके दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। क्लियर? तो ये आपका किसका एग्जांपल हुआ? कांटेक्ट फोर्स का। क्यों एग्जांपल हुआ कांटेक्ट फोर्स का? क्योंकि ये सरफेस जिस पे फोर्स लग रहा है और ये सरफेस जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उसी तरीके से का रिएक्शन कौन सा फोर्स हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? ये मान लीजिए कोई मेज है, टेबल है और इस पे कोई आपने बुक रखी है, ग्लास में पानी रखा है, खुद खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी खड़े हो जाइए, ये भी हो जाएगा एग्जांपल। तो ये बुक इस पे किधर फोर्स लगाता है? नीचे की तरफ। और ये टेबल इस बुक पे कैसे फोर्स लगाता है? ऊपर की तरफ। कैसे? कौन सा फोर्स हुआ? रिएक्शन। कौन सा फोर्स हुआ? रिएक्शन। तो ये फोर्स कब लग रहा है? जब इस बुक का सरफेस और इस टेबल का सरफेस एक दूसरे को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यानी कि डेफिनेशन बन गई आपकी कि यदि दो चीज एक दूसरे को टच कर रही हैं और वो आपस में एक दूसरे में फोर्स लगा रही हैं, तो दिस इज एग्जांपल फॉर कांटेक्ट फोर्सेस। एंड इफ टू ऑब्जेक्ट जो आपस में फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, दूर दूर हैं, उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर? जैसे दूर दूर हो के हम लोग कहते हैं कि तुम्हारी याद आ रही है, तो जो याद आना हुआ फिजिक्स में तो ये कोई फोर्स नहीं हुआ, लेकिन आपकी नजर में क्या हो गया? फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। किसी की याद कब आ रही है? जब वो दूर बैठा हुआ है फिर भी उसकी याद आ रही है। तो एग्जांपल हो गया आपका ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का। मेज में सबसे आगे वाले सीट पे कोई लड़का बैठा है, सबसे पीछे वाली सीट पे कोई लड़की बैठी है, दोनों एक दूसरे
पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं, टच में नहीं है, फोर्स कौन सा लग गया आपका, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और जब देखिएगा इसी में आपको दोनों फोर्स मिल जाएंगे। क्लास चल रही है, लड़का सबसे आगे वाली सीट पे, लड़की सबसे पीछे वाली सीट पे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लड़का बार बार तिरछी नजर से उधर देख रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, नॉन कॉन्टेक्ट, एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठी है, कौन सा फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। लेकिन तभी गुरुजी की नजर लड़के पे पड़ गई और देखा कि ये बार बार पीछे देख रहा है, सर जी आए और एक कंटाप खींच के मार दिया लड़के को, तुरंत थप्पड़ कहाँ लगा, गाल पे, कौन सा फोर्स हो गया, कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये हो गया आपके क्लास में एग्जांपल हुए कॉन्टेक्ट फोर्स का और दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का। एग्जाम्पल समझ लिया, पूछा जाएगा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते कौन कौन से हैं, रट्टा मार लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये नहीं हो कि पूरी दुनिया में यही 3 नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में आप फ्रिक्शन ले सकते हैं, रिएक्शन ले सकते हैं, ये सारी एग्जाम्पल्स आएंगे आपकी, और जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया समझने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम ये है कि यदि 2 बॉल है आपके पास, क्लियर? क्या है? 2 बॉल है, तो यदि 2 बॉल है तो अब जरा समझिए, एक हल्की बॉल है, एक बॉल हल्की है, मतलब मान लीजिए कि एक रबड़ की गेंद है और एक लोहे की गेंद है, और दोनों को हमने सेम स्पीड से आके फेंका, हमें क्या लगेगी, या जिसको भी फेंका उसको क्या लगेगी, जिस पे जाके गिरेगी चोट लगेगी। किससे चोट ज्यादा लगेगी? किससे चोट ज्यादा लगेगी? चोट ज्यादा लगेगी लोहे वाली गेंद से। चोट किससे ज्यादा लगेगी? लोहे वाली गेंद। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में चोट किससे ज्यादा लगी? जिसका मास यानी कि जिसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। जिसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उससे चोट ज्यादा लगेगी। अच्छा, चोट ज्यादा लगी क्यों? क्योंकि एनर्जी उसके पास ज्यादा है। एक छोटा सा बच्चा आपको धीरे से मारेगा, आपको चोट कम लगेगी, क्योंकि वो जिससे मार रहा था उस केस में एनर्जी कम थी। लेकिन यदि कोई बड़ा आदमी थप्पड़ मारेगा आपको चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि उस केस में एनर्जी ज्यादा थी। तो इसी तरह से यदि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, यदि यहां पे 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग क्या है, सेम। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो इन दोनों की यदि वेलोसिटी सेम है और मास अलग अलग है, यानी कि ये लोहे की गेंद है, ये आपकी प्लास्टिक या रबड़ की गेंद है, और दोनों को सेम स्पीड से मारा जाए तो लोहे वाली गेंद से स्पीड ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि लोहे का मास ज्यादा है। लोहे का मास ज्यादा है इसलिए उसे चोट ज्यादा लगती है, यानी कि लोहे वाली बॉल के पास एनर्जी ज्यादा है। लोहे वाले बॉल के पास एनर्जी ज्यादा है। क्लियर? दूसरी चीज ये हुआ कि अब ये सपोज कर लिए कि दोनों का मास इक्वल है। दोनों का मास क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल। 2 गेंद है और यदि दोनों गेंद में सेम बॉल है, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यदि क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आती है, बैट्समैन थोड़ा सा फिक्स होता है और मारता है। क्लियर? यहां तक मामला क्लियर है। तो मान लीजिए कि अब बार बार बॉल तो वही फेंकी जा रही है ना, क्रिकेट में वही बॉल है, सेम बॉल। पहली बार में फील्डर जहां पे है, बैट्समैन ने मारा था, थोड़ा सा शॉट स्लो था, स्लॉट जीता था, तो जब फील्डर ने कैच किया
तो उसको हल्की सी चोट आई, और जब उसी बॉल को अगले गेंद पे बैट्समैन घुमा के तेज मारता है, फिर फील्डर अपनी जगह पे यदि उसी बॉल को कैच करता है तो उसको चोट ज्यादा लगती है। चोट ज्यादा क्यों लगती है? चोट ज्यादा इसलिए लगती है कि पहले केस में चोट कम लगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले केस में उस बॉल के पास एनर्जी क्या थी? कम थी, और दूसरे केस में चोट ज्यादा लगी। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे केस में उस बॉल के पास एनर्जी ज्यादा थी। क्लियर? यानी कि अब पहले केस में एनर्जी कम क्यों थी? क्योंकि पहले केस में वेलोसिटी कम थी और दूसरे केस में वेलोसिटी क्या थी? ज्यादा थी। यानी कि अब दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल हमने ये देखा कि जब बॉल का मास ज्यादा है, जब बॉल भारी है, जब बॉल लोहे की है, पिताजी का थप्पड़ बड़ा सा हाथ चपाट वाला, तो चोट आपको ज्यादा लगती है। छोटी बहन थप्पड़ मारती है, छोटे छोटे हाथ है, चोट कम लगती है। यानी कि जब मास ज्यादा है, जब वजन ज्यादा है, दो चीजों में एक चीज का वजन ज्यादा है और दूसरी चीज का वजन कम है, लेकिन दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही है। क्लियर? सेम वेलोसिटी से साइकिल भी थप्पड़ मारती है और सेम वेलोसिटी से उसी स्पीड से आके मोटरसाइकिल मारती है। मोटरसाइकिल मारेगी तो ज्यादा तेज थप्पड़ लगेगी। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल का मास ज्यादा है, और यदि मोटरसाइकिल का मास ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि मोटरसाइकिल के पास एनर्जी ज्यादा है। सेकंड केस, सेम बॉल, दोनों बॉल ने बैट्समैन ने एक सेम बॉल को हिट किया। जब वो धीरे से हिट करता है तो फील्डर को चोट कम लगती है, और जब वो तेज से मारता है घुमा के बल्ला तो चोट ज्यादा लगती है। इसका मतलब है कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी उसके पास एनर्जी ज्यादा थी। इन दोनों ही चीजों से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, हम बात क्रिकेट के बॉल की कर रहे हैं, या बात मोटरसाइकिल या साइकिल का कर रहे हैं, या बात पिताजी के थप्पड़ की कर रहे हैं, हर एक केस में जो इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है वो एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चाहे वो क्रिकेट की बॉल हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो थप्पड़ हो, चाहे वो लाठी हो, चाहे वो बंदूक की गोली हो, कुछ भी हो, यदि उसके पास वो मोशन में है तो उसकी जो एनर्जी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर मास और दूसरा फैक्टर वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों को मिला के एक प्रॉपर्टी बनती है, जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग को डेनोटेड बाय P इक्वल टू m into v, where m is the mass and v is the velocity and momentum is a vector quantity. यानी कि the momentum of any body is defined as product of mass and velocity. पूरी कहानी हमने पढ़ी कि जिस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है या तो उसके मास पे डिपेंड करती है या उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। सीधी सी बात है, आपकी जो क्लास में परफॉर्मेंस है ये किस चीज पे डिपेंड करती है? या तो आप कितनी ज्यादा क्विकली पढ़ लेते हैं, किसी चीज को क्विकली समझ लेते हैं, इस पे डिपेंड करेगी, या डिपेंड करेगी कि आप कितनी ज्यादा देर तक मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा लर्न करते हैं, कितना ज्यादा टाइम देते हैं। दो चीजों पे डिपेंड करती है। उसी तरीके से किसी प्रोडक्ट की जो टोटल एनर्जी उसमें कंटेन है वो डिपेंड करती है उसके मास पे एज वेल एज उसकी वेलोसिटी पे। तो ये जो मास और वेलोसिटी दोनों पे जो फैक्टर डिपेंड करती है, दैट इज सेड टू बी मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, इसकी यूनिट क्या होती है? मास की। मास की यूनिट होती है केजी। फिर से वही बात है, मोमेंटम की यूनिट निकालनी है
फार्मूला अपना सेम, एक बार रट्टा मार लिया जीवन भर सेम फार्मूला चलेगा, रखने की जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट निकालनी है। क्या तरीका है हम लोगों का? सबसे पहले लिखेंगे मोमेंटम का फार्मूला mv। अब यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। मास की यूनिट वेलोसिटी, मास की यूनिट mk सिस्टम में कितनी होती है? किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सीजी सिस्टम में सेंटीग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका मोमेंटम हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा? फोर्स पढ़ा। इस पे डिपेंड होके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़े।